आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर राजधानी जयपुर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। ये सेमिनार जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया गया, जिसका विषय था भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। सेमिनार में मुख्य वक्ता के तौर पर हैदराबाद स्थित नलसार यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति और जाने माने कानूनविद प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा और जयपुर स्थित हरदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति और वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी। इस कार्यक्रम के बाद में उनसे फैजान मुस्तफ़ा साहब से एक खास बातचीत की गई, उसके अंश और कार्यक्रम में जो सवाल जवाब हुए उसके अंश इस पूरी रिपोर्ट के अंदर हैं। सबसे पहले फैजान मुस्तफ़ा साहब से जो बातचीत की गई उसके अंश हैं और उसके बाद में सेमिनार के अंदर जो सवाल जवाब हुए उसके अंश हैं, और ये पूरी रिपोर्ट अब आप देखिए। आज के इस एपिसोड में हमारे सामने एक ख़ास शख्सियत प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा साहब, जो नलसार यूनिवर्सिटी हैदराबाद के पूर्व कुलपति रहे हैं और मुल्क और पूरी दुनिया के जाने माने कानूनविद, संविधान विशेषज्ञ हैं। और सबसे पहले मैं राजस्थानी भाषा में, क्योंकि राजस्थान में सर आए हैं, तो राजस्थान का एक स्वागत करने का स्लोगन होता है, पधारो हमारे देश। और राजस्थानी भाषा में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। आप रो बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान में पधारने पर। सर, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये है कि जो मुल्क में मौजूदा माहौल है और डेमोक्रेसी और संविधान के लिए एक खतरा उत्पन्न हो चुका है, इस खतरे का सामना करने के लिए इसको कैसे रोका जाए? देखिए, किसी भी देश में संविधान और जनतंत्र को कुछ ना कुछ कभी कभी उतार चढ़ाव उसमें आते रहते हैं। अब अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है वो तो 220 साल पुरानी है, लेकिन वहाँ भी राष्ट्रपति ट्रंप बने और जिस तरीके से उनकी प्रेसिडेंसी के दौरान लगा कि अमेरिकन जनतंत्र जो है वो झूल रहा है, लेकिन एक इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में प्रेसिडेंट बाइडेन जीत गए, तो देशों के इतिहास में ऊंच नीच आती रही। देखिए, सबसे नीचा स्तर तो हमारे देश में इमरजेंसी के दौरान आया, लेकिन जिस प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, कोई उनके ऊपर दबाव नहीं था कि वो इमरजेंसी को हटाएं। उन्होंने स्वयं इमरजेंसी हटाई और स्वयं चुनाव कराए और उन चुनावों को वो हार गईं। तो मैं समझता हूँ कि भारत के जनतंत्र में भी इतनी कैपेसिटी है कि अगर कोई ऊंच नीच हो रही है तो वो समय के साथ ठीक होगी। आप देखते हैं कि जो राज्यों में चुनाव होते हैं उसमें कई राज्यों में जो केंद्र में शासित दल है वो चुनाव हार जाता है। तो मुझे भारत के जनतंत्र को लेकर या संविधान को लेकर एक शासन प्रणाली के तौर पर उतना कोई फिक्र नहीं है। मेरी फिक्र है कि लोगों में जनतांत्रिक मूल्य जो हैं वो अभी तक नहीं आए हैं। वो हम अपने जीवन में डेमोक्रेटिक नहीं हैं, हम अपने घरों में डेमोक्रेटिक नहीं हैं। हम क्रिटिसिज्म को, आलोचना को अभी भी सहने की कैपेसिटी नहीं रखते। तो ठीक है, चुनाव होते हैं और चुनाव में कोई दल जीतता है, कोई हारता है। उस तरह से देखें तो भारत का जनतंत्र एक सफल जनतंत्र है, लेकिन अगर जनतांत्रिक मूल्यों को लोगों के जीवन में देखें तो मुझे उसमें काफ़ी कमी नज़र आती है। उसमें हीरो वर्शिप का एलिमेंट मौजूद है। उसमें एक व्यक्ति विशेष में हम अधिक पावर्स दे देते हैं। सारा जिक्र जो है वो केंद्र के बारे में होता है, लेकिन राज्यों में अगर आप देखें तो मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं है। सारे राज्यों में और अधिकतर राज्यों में आप देखेंगे कि जहां विपक्ष की भी सरकारें हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो ऑल पावरफुल है। तो जो एक संसदात्मक शासन प्रणाली में सारे मंत्री जो हैं, कैबिनेट मंत्री,
वो और मुख्यमंत्री का रिश्ता ये हो कि मुख्यमंत्री इक्वल, वन अमंगस्ट इक्वल्स हो, वो नहीं है। सर, हमारे नेचर में और पॉलिटिकल पार्टियों के नेचर में जो पावर में हैं जो पार्टियां या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, यानी पूरे अवाम और लीडर्स के नेचर में डेमोक्रेसी नहीं है। मतलब डेमोक्रेटिक मूल्य नहीं है। वो ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब 5 साल में वोट देना है। वोट देना सिर्फ नहीं है, जनता जागरूक हो, सरकार से प्रश्न पूछे, सरकार के कलापों पर, अपने प्रतिनिधियों के व्यवहार पर, उस पर एक पैनी नज़र रखे। तो 5 साल जब सरकार काम कर रही है, उस सरकार में जनता का जितना योगदान और भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं है। हमारे यहाँ ये कि हम अगर सरकार के पक्ष में हैं तो हम सरकार के विपक्ष में कुछ नहीं सुनना चाहते। अगर हम सरकार के विपक्ष में हैं तो हम ये समझते हैं कि सरकार का हर काम गलत है। ये दोनों चीज़ें सही नहीं हो सकती। सर, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा वोटर, युवा आबादी भारत में है, ये हमारे लिए एक बड़ा अच्छी बात है। तो अगला चुनाव भी आ रहे हैं और जो हालात आपके सामने, युवा वोटर जो 25-30 साल वाले हैं, इनके लिए आपका कोई विशेष संदेश? देखिए, मैं तो कोई न राजनेता हूँ और न राजनीति में कोई रुचि रखता हूँ, तो इसका सही जवाब तो कोई राजनेता देगा या जो पॉलिटिकल साइंस का विशेषज्ञ होगा वो जवाब देगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो देश जो विश्व गुरु बनने जा रहा है और जिसको इस वक्त प्रकृति ने पूरे विश्व में इतनी बड़ी युवाओं की आबादी दी है कि दूसरे देश हमारी तरफ इस वक्त एक ईर्ष्या की नज़रों से देख रहे हैं, वो युवा धर्म या जाति या किसी भी नैरो कंसिडरेशन के ऊपर अगर वोट करता है, या वो युवा हेट या घृणा का शिकार है, या वो युवा साइंटिफिक टेम्पर से दूर है और सुपरस्टिशंस की तरफ है और रूढ़िवादी है, तो जाहिर है कि देश के भविष्य के लिए ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। इंडिया ने जो थांगी साहब तो संपादक रहे हैं, जो संपादक की तानाशाही थी उससे आज़ादी दिलाई, लेकिन बहुत ज़्यादा आज़ादी जो है वो अच्छी नहीं होती है। जैसे कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, है ना, मिडवे होना चाहिए। तो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा आज़ादी है, उस आज़ादी का गलत इस्तेमाल होता है। व्हाट्सएप ने जितना हमारे देश को नुकसान पहुंचाया है उतना शायद पाकिस्तान ने नहीं पहुंचाया होगा। हम झूठ को सच समझते हैं, सच को झूठ समझते हैं, और हजारों जगह वो फैल जाता है चंद मिनटों में। ये इसकी बुरी चीज है। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से आपको सच भी पता चल जाता है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बिल्कुल ब्लैक आउट कर दे रहा है न्यूज को, सच्चाई को बिल्कुल वो कर दे रहा है। तो कोई ना कोई न्यूज पोर्टल, कोई ना कोई ट्विटर पे आदमी सच लिख देता है। तो अगर थोड़ा सा हम फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स पे जाएं, और कुछ वेल नोन फैक्ट चेकर्स हैं जो चेक करके हमें बताते हैं कि ये न्यूज सही है या गलत है। अब बांग्लादेश का या किसी और देश का कोई क्लिप होता है, हम उसको अपने देश का बता के पेश कर देते हैं, है ना। तमिलनाडु में हमने कह दिया कि बिहारियों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो थोड़ी ड्यू डिलिजेंस करें, जो आप तक फॉरवर्ड होके न्यूज आ रही है उसको पूरा सच ना माने, लेकिन सोशल मीडिया आपको कहीं ना कहीं पे सच दिखाएगा, जरूर बताएगा, कोई बोलेगा। मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। एक तो कि जैसा थानी साहब ने बताया कि भाई ऐसे कानून बन गए कि जिसकी वजह से आप अगर YouTube चैनल पे भी कुछ बोलते हैं तो सरकार, या मैंने सुना है कि भाई उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई आप फैक्ट्स बताइए, आपने ये कैसे बोला। अब मान लीजिए मैंने वो चीज सुनी और मैंने उसके बेस के ऊपर कोई अपनी पोस्ट लिखी छोटी सी, तो क्या उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई हो सकती है कि भाई आपने ऐसा गलत
क्यों लिखा, नंबर 1। एक मैं दूसरा पूछना चाहता हूँ कि जो हम बात कर रहे हैं प्रेस फ्रीडम की, कि वो खत्म क्यों हो रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि सबको चलने के लिए एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ती है और वो उसके लिए सरकार की तरफ देखते हैं, तो इस वजह से वो ब्लैकमेल होते हैं। तो क्या ऐसा कोई कानून बन सकता है कि जैसे हमारे इनकम टैक्स में से सीधा कुछ अमाउंट फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए जाए, प्रेस के लिए जाए, ताकि जो प्रेस की डिपेंडेंस है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर वो कम हो सके और वो फ्रीडम अपनी निभा सके। देखिए, पहला सवाल जो है उसका जवाब तो फैजान साहब देंगे, लेकिन दूसरा जो आप कह रहे हैं कि वैसा तो हो तो सकता है, होना चाहिए। बीबीसी उसी ढंग से चलता है, बीबीसी को वहाँ ब्रिटेन का समाज ही चलाता है, उसको जो आज़ादी हासिल है वही मैंने कहा नागरिकों की आज़ादी है। लेकिन ऐसा कोई भी सरकार करना चाहेगी, कोई भी सरकार, मुझको नहीं लगता, कम से कम हमारे जैसे देश में हालात हैं उसमें कोई भी नहीं चाहेगा। रेडियो आज तक आज़ाद नहीं है। आप अगर ऑस्ट्रेलिया जाएँ, ब्रिटेन जाएँ, आपको टैक्सी में बैठते ही सुनने को मिलेगा, वो कोई एफएम थोड़ी सुनते हैं गाने अपने यहाँ पे, कोई एक बक बक की चला जाता है, पता नहीं अजीबोगरीब भाषा में, फिर कोई गाना चला देते हैं, हम वही सुनते हैं, हम उसी में खोए हुए हैं। वहाँ पर रेडियो जो चलते हैं, जो मैं उदाहरण दे रहा था कि प्राइम टाइम पे हमारे जो कोई वक्त में बहसें हुआ करती थी, उस ढंग की चैनल 4 पे रेडियो पे चर्चा चल रही है, 4 लोग 5 लोग बैठ करके बात कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन उनको लिया जा रहा है, और उनकी जो बहस है वो उस टैक्सी वाले की भी समझ बढ़ाती है और हम लोगों का भी उसमें इंटरेस्ट हो जाता है कि अच्छा ये बहस चल रही है इतने बड़े मुद्दे पर। लेकिन हमारे यहाँ तो रेडियो जो है उस पर कोई भी खबर भी नहीं दे सकते, सिर्फ एफएम की आज़ादी देते हैं जिसमें गाने बजाइए, वो एफएम की भी छूट 100 किलोमीटर से ज़्यादा की नहीं है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, सुना भी नहीं जा सकता। तो रेडियो तो सरकार के चंगुल में है। जब सरकार रेडियो को आज़ाद नहीं कर रही है तो आप कहेंगे सारा मीडिया जो है वो इस तरीके से स्वतंत्र हो जाएगा, सरकार हमसे पैसा लेकर के और आज़ाद मीडिया खड़ा कर देगी, उसको तो अभी मुमकिन नहीं जाएगा। लेकिन होना चाहिए, अगर हो तो इससे अच्छी बात क्या होगी। भारत के मीडिया को कंपेयर करें आप अमेरिका के मीडिया से। ट्रंप की सरकार थी, अमेरिका के मीडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट की, और जितना उन्होंने असर्ट की उतना अगर हर देश का मीडिया असर्ट करे तो कोई सरकार डोमिनेट नहीं कर पाए। ठीक है, 1-2 मीडिया हाउसेस सरकार के फेवर में होंगे, 1-2 अगेंस्ट होंगे, फिर जनता तय कर लेगी कौन सही बोल रहा है। देखिए, जो कैपिटलिस्ट मार्केट आइडियोलॉजी है उसमें सरकार मीडिया को डेलिबरेटली फ्रीडम देने का प्रयत्न करेगी, ये मुझे लगता है कि शायद अपने को धोखा देना है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या जनता अपने मीडिया को खुद आजाद करना चाहती? हम कितने महंगे महंगे मॉल्स में जाते हैं, हम कॉफी पीते हैं 200 रुपए की, लेकिन हम 30 रुपए की सब्सक्रिप्शन जो है किसी अच्छे YouTube चैनल या किसी पोर्टल को नहीं देना चाहते। तो जनता में ये अवेयरनेस आनी चाहिए कि खबरें आजाद हों हमारे लिए, हमारे पैसे से, कि हमारे जो अच्छे मीडिया हाउसेस हैं या पोर्टल्स हैं वो अक्सर और लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं अक्सर ट्विटर पे देखता हूँ कि हमें 30 लाख रुपए चाहिए थे, हमारे पास अभी सिर्फ 28 लाख हैं, और फिर जनता जो है अगले 4 दिन में 4 लाख रुपए इकट्ठे करके दे देती है। उससे सस्टेन हो रहे हैं कुछ, लेकिन और ज्यादा उसकी जरूरत है। तो पब्लिक को, अब जैसे जो न्यूज़पेपर की इकोनॉमी थी, तो उसका जो थंब रूल था कि न्यूज़पेपर का प्राइस वो होना चाहिए जो रद्दी में जब अखबार बिकेगा तो उसका प्राइस होगा। अब वो तो नहीं है आपके यहाँ, तो वो हमें वहां तक लेके जाना चाहिए देश में, तब आजादी होगी। पहला सवाल उनका ये था कि अगर कोई गलत सूचना सोशल मीडिया पे दे रहा है तो हमने उसको कहीं उद्धृत कर दिया, तो हमारे हम पे क्या कानून, क्या हमको बताया? नहीं, अब इस तरह के तो कई कानून बन गए हैं जिसमें आपको जो प्रोटेक्शन संविधान ने दिया था वो डाइल्यूट हो गया, लेकिन उसके लिए जितना मीडिया वालों को बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे। आपकी लड़ाई तो कम से कम आप लड़ रहे हैं।
Good evening, sir. Namaste. Sir, my name is Nidhi और मैं एक law student। फैजान मुस्तफा साहब, यहाँ पर मंच से एक बात जानी चाहिए कि फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन एंड स्पीच विच इज गारंटेड बाय आर्टिकल 19(1) क्लास ए, इट इज द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज इनबिल्ट देयर। ये बोला है मैंने। इनबिल्ट देयर, नो मोर देन दैट। फर्स्ट थिंग, आप मेहरबानी करें, सीधे सवाल। मैं सीधा सवाल ये कह रहा हूँ सीधे सवाल कि आई एम thankful all of you to organize this event, and we are thankful your wonderful experience, but at the same time I want solution. The challenges which we are facing in our country, how we meet and how we solve these problems. And I feel myself, until unless one should be get skill in a legal side, the fruit of the democracy will not reach to the last person of the society. Correct. But this is the solution we are talking about, that let there be awareness amongst masses that they have to pay for independent, fearless news. This is one. Two, it was said by me that though word press is not there, but when somebody is starting a newspaper, somebody is an editor, somebody is a journalist, he is exercising his right under an Article 9. So it's very much implicit right. I did say it. Absolutely. Sir, my question is, being a law student, what role we can play for ensuring the freedom of press? Means what the law students can do on their parts so that the freedom of press is ensured in our country. First of all, law students must assert their freedom. Many law students in their law schools don't speak. Don't speak against the vice chancellor, don't speak against the dean, don't speak against their own institution. So my experience of teaching law, and a very fascinating experience, has been that I first taught them rights, and my students, I gave them that freedom. Then they experimented the rights on me by demanding the rights from me. And that is why I have been telling number of people, including the judges who were my bosses, that somebody who was teaching them liberty cannot curtail their liberty. And that's why my administration was a liberty model. Thank you so much, sir. Many civil servants who write after retirement, so many things, I would have done this and I did this and that. In a country, should we also not have the right? अब कल को मान लीजिए बजरंग दल को बैन कर देते हैं कि हनुमान जी नाराज हो जाएंगे, और उस पर कुछ लिखना चाहूँ मैं कि ये गवर्नमेंट की आप पॉलिसी को क्रिटिसाइज करें तो आप नहीं कर सकते. So should we, who are so much part of the system as civil servants, should also not be allowed to express ourselves? You see, this is the answer is, if you join a club, then you are bound by the rules of the club. Since you are a civil servant, you are bound by the code which is applicable to civil servants. Therefore, compared to me, your liberty is curtailed. You can write, but you need to take permission from the government. Now, strangely, I don't want to take name, but there are in-service officers from Rajasthan who are writing all nonsense in favor of government, and nobody is really questioning them. You are not supposed to either defend government or criticize government. If you feel something very strongly about it, you take the permission from the government, they will vet it and give you permission. But compared to an ordinary citizen, your freedom, because you are a part of government, is limited. आप कुछ कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रही थी कि कार्यक्रम बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है। आप लोग प्लीज बीच में से उठ के नहीं जाएं। राष्ट्रगान के बाद ही कार्यक्रम के अंत में हम अपना सभागार अपना आसन छोड़ें। मेरा अंतिम सवाल मान लीजिए, हमारे देश में, या मैं राजस्थान की बात करूं, थानवी जी से मेरा सवाल है।
डीपीआर जैसी एजेंसी है जो छोटे मझोले प्रेस को सपोर्ट करने का एक सिस्टम था, लेकिन उसका क्या करेंगे जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज सारे प्रेस को खरीदने की बात करती है और पैसा डिवाइड कर देती है कि आप तो हमारी खबर नहीं छापना और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिर्फ झपकी दिखाना है जिसको डाउन करना है, तो उसका क्या होगा? तो हम विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहे हैं, तो हमारी स्वतंत्रता कैसे बचेगी, कैसे वो खबरें बचेंगी, कैसे आम जन के सवाल वहां तक पहुंचेंगे? ये सारी चर्चा असल में गोष्ठी हुई इसीलिए थी कि ये संकट है उसमें। आपने गौर किया होगा कि देखिए कितने सवाल आ रहे हैं। मैं तो दिल्ली में देखता हूँ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 40-50 लोगों की सभा, और जब बाद में कहते हैं क्वेश्चन आंसर होगा तब तक लोग को 1-2 सवाल होते हैं लोगों के। हमारे यहाँ तो अगर ये कार्यक्रम अभी चले तो 2 घंटे और चल सकता है, सबके पास कोई ना कोई सवाल होगा, तो ये एक अच्छी बात है। अब आपने जो कहा, मेरा मानना ये है कि पब्लिक रिलेशंस का तो सब सरकारों में होता है, और सारे जो कॉरपोरेट्स हैं उनके यहाँ भी होता है। उनका काम तो देखिए प्रोपेगेंडा करना है, और किस तरीके से लोभा करके पत्रकारों को पैसा देके, शराब देके, जो भी ये सारे तरीके उनको उनकी उसका हिस्सा है। लेकिन ये तो मीडिया पर है ना कि वो लालच में आता है कि नहीं आता है। आप अपना काम करना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं, आप अपनी आज़ादी को अगर भोगना चाहते हैं, भोगना इसलिए कह रहा हूँ कि उसको आप एंजॉय करना चाहते हैं कि हम आज़ाद हैं, हमारे पास में आज़ादी है। आप तो पहले ही बिकने को तैयार हो गए, आप उन लालचों में पड़ गए। सरकारें कितने लालच पत्रकारों को देती हैं। मध्य प्रदेश से सिलसिला शुरू हुआ था, सारे देश में फैला हुआ है। कितने साधन, कितनी सुविधाएं पत्रकारों को रेलगाड़ी में चलने के लिए आदत, हमको तब नहीं है। मैंने सोचा था मैं 60 साल का जो हो गया तो मुझे लगा अब मैं आधे किराए में मैं मियां बीवी दोनों हिंदुस्तान घूमने जाएंगे। सरकार ने बंद कर दिया, बोला नहीं आप नहीं जा सकते। लेकिन पत्रकार जो है वो आधा टिकट लेकर के रेलगाड़ी में, अरे पत्रकार को तो उसका अखबार भेजेगा, उसका टेलीविजन चैनल भेजेगा, लेकिन नहीं, जो पत्रकार जाएगा, और ऐसे पत्रकार हैं वो जब उनको पता है कि ये सुविधा उस वक्त काम आती है जब मैं अपने घर के काम से जा रहा हूँ। बस में जाने की फ्री सुविधा हरियाणा में दे रखी थी पत्रकारों को, भजन लाल ने बाद में डेस्क के लोगों को भी दे दी। तो वो क्या, वो सुविधा तो इसलिए होनी चाहिए ना कि अखबार के काम से कोई जाएगा, डेस्क का व्यक्ति डेस्क छोड़ के कहाँ जाएगा। पर वो मान के चलते हैं कि तू अपने घर के काम से जाएगा तभी इस कार्ड का इस्तेमाल करेगा। मेरे कहने का मतलब ये कि अपनी आजादी को हम खुद गिरवी रख देते हैं। DIPR हो या और भी कोई पब्लिक रिलेशंस की संस्थान हो, ये सारे काम तो करेंगे, बड़े पैमाने पे बड़ी चालाकी से करते हैं, सरकारी तो बड़ा स्थूल ढंग से करते हैं, लेकिन और एजेंसियां कैसे काम कर रही हैं मुझको कुछ उसका मालूम है कि किस तरीके से आपको क्या क्या लालच वो लोग देते हैं। लेकिन जो लालच में पड़ता है, मेरा मानना है कि दोष उसका ज्यादा है। अब आखिर के 2 सवालों पर जाते हुए जो मेरे साथी, सबसे पहले तो फैजान साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना इंफॉर्मेटिव लेक्चर आपने यहाँ दिया, थैंक यू वेरी मच सर। सवाल ये है कि स्टीफन हॉकिंस ने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में ये बात कही है कि कोई भी बात तभी तक सत्य है जब तक कि वो गलत साबित नहीं हो जाती। और आपने अपने लेक्चर में अभी ये कहा अंत में कि कुछ भी हो, प्रेस की स्वतंत्रता हो या उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हो, हमारा जो अल्टीमेट उद्देश्य है वो राष्ट्र हित होना चाहिए। मैं हॉकिंस को कोट करते हुए सर ये क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे कि ऐसे समय पर जब हमारे पास ये थियरी है कि हम किसी भी बात को तब तक सही नहीं मान, जब तक वो गलत साबित नहीं हो जाती तब तक ही सही मान सकते हैं, तो ऐसे में हम how can we define राष्ट्र हित? And then how should we proceed further in that perspective? This is my question, because the moment we stick to something, I mean, it seems as if we are right, and after some time, it seems like that was an illusion, and we should proceed in, I should have proceeded in another direction. Sir, this is a question. अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे पहला आसान जवाब तो इसका ये है कि कोई व्यक्ति राष्ट्र नहीं हो सकता। संविधान सभा में
ये सजेशन आया कि हम ईश्वर की वंदना करें, उसका धन्यवाद करें। विश्व में ऐसे हैं 66 संविधान ऐसे हैं जिनकी शुरुआत जो है वो ईश्वर की वंदना से शुरू होती है। कामत साहब का सजेशन था ये। उन्हें लोगों ने बताया कि भाई हम एक मॉडर्न साइंटिफिक संविधान बता रहे, कहाँ गॉड वगैरह को ला रहे हो बीच में, तो वो माने नहीं। बल्कि इस बीच पीछे से कुछ आवाज उठी, नहीं साहब गॉड नहीं आएगा, गॉडेस आएगी, हम सब काली माँ को मानते हैं। बंगाल वालों ने ये कहा पहले, ये माने नहीं। अल्टीमेटली इस पे वोट हुआ और वोट से देश की संविधान सभा ने कहा कि ईश्वर की नाम से हम संविधान शुरू नहीं करेंगे। फिर एक सजेशन आया कि साहब गांधी जी का धन्यवाद कर दें, उन्होंने देश की स्वतंत्रता दिला दी, समझे साहब। इस पे भी वोट हुआ और वोट होके हमने वो किया। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर गांधी जी राष्ट्रपिता राष्ट्र नहीं तो कोई भी डीएम हो कि सीएम हो कि किसी भी बड़े से बड़े पद पे हो, वो राष्ट्र नहीं। इसी तरह सरकार राष्ट्र नहीं। राष्ट्र परमानेंट है, सरकारें आती जाती हैं, आज एक्स पार्टी की है, कल वाई पार्टी की है, कल जेड पार्टी की है। अगर हमने ये तो उसूल बना लिया तो हम समझ जाएंगे कि व्यक्ति के विरुद्ध बोलना, किसी नेता के विरुद्ध बोलना, किसी जज के विरुद्ध बोलना, वाइस चांसलर के विरुद्ध बोलना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कमिश्नर के अगेंस्ट बोलना और राष्ट्र के अगेंस्ट बोलने में अंतर। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये कि अक्सर अपने देश में अच्छाई लाने के लिए, जैसे हम अगर जातिवाद के विरुद्ध बोले, अगर हम धार्मिक उन्माद के विरुद्ध बोले, हम नहीं चाहते कि फ्यूचर इंडिया जो है वो कास्टिस्ट इंडिया हो, हम नहीं चाहते कि फ्यूचर इंडिया जो है वो फंडामेंटलिस्ट इंडिया हो। तो ये तो हम देश के हक में बोल रहे हैं। तो अक्सर जो आलोचना होती है वो राष्ट्र हित में होती है। सच क्या है, क्या हम इसको एकदम से मान लेते हैं? ये है प्रॉब्लम। देखिए जो लीगल सिस्टम है, जैसे मैं आपको बताऊं, पहले लीगल सिस्टम में ये था एवरीवन शैल बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी, ये था। अब आपने ऐसे लॉज बना लिए कि आप कहते हैं हम तो आपको गिल्टी मानेंगे, आप इनोसेंट साबित करें। तो आज जो आपके यहाँ मीडिया और सोशल मीडिया की हालत है, उसमें ये मान लेना बेहतर है शायद कि जो कुछ कह रहे हैं वो झूठ है, सच को ढूंढो। मेरा एक आखिरी सवाल है। मैं एक तो एक बड़ा अच्छा आयोजन है, गोविंद सर और मेरी टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत मौज भी है आज का दिन। मेरा सवाल ये, सोशल मीडिया और सिर्फ पे ज़्यादा फोकस है क्योंकि जर्नलिस्ट तो परेशान है। जर्नलिस्ट है, उसको अपने संस्थानों में तो लिखने की आज़ादी है ही नहीं, उस आज़ादी का तो जिक्र ही करना भी मुझे लगता है कि इस वक्त में बेमानी है। लेकिन सोशल मीडिया पे जो एक उसका प्लेटफॉर्म था जहाँ वो अपने मन की बात है वो लिखता था, मन की बात, उसके ऊपर भी कई तरह के पहरे हो गए, ट्रोलर्स आ गए और थानवी साहब तो लगातार उससे जूझते रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे देखता रहा हो। तो इसका क्या सोल्यूशन आपको नजर आता है? क्या वहां भी लिखना छोड़ दें? अगर नहीं तो फिर वो जो वो तर्क वितर्क उतर्क होते होते परिवार तक पहुंच जाता है, किस तरह से डील करते हैं? थानवी साहब से पूछ रहे हैं मुझसे, और इसे थानवी साहब ज्यादा विशेषज्ञ हैं। भाई देखिए, उनको तो यही कर सकते हैं कि गाली दें, और गाली खाने में भी मजा आने लगता है। वो है ना वो मिर्जा गालिब का शेर कि कितने शीरी हैं तेरे लब कि गालियां खाकर बेमजा न हुआ। तो अब बेमजा नहीं होते हैं, लेकिन शुरू में तो बहुत अजीब लगता था, पर बाद में पता चलता है कि हाँ ये 2 रुपए वाला आदमी है यानी उसको इसके लिए तैयार किया गया है। लेकिन अब वो लोग भी ज्यादा नहीं, उनको पता है कि अब ये मैदान छोड़ने वाले नहीं है, इनको अपनी भड़ास निकालनी है, निकाल दीजिए। कुछ लोगों को इससे उनको भी लगता है कि देखिए लोकतंत्र है ना। कहीं कार्यक्रम हो रहा था दिल्ली में, मैं बोला तो लोगों ने कहा देखिए अभी आप ये सब बोले तो है ना, अभी आज बोला तो देखिए आपको आजादी है ना, तो वो तो हमारा इस्तेमाल भी करना जानते हैं, वो कहेंगे कि आपको आजादी है। ऐसे कुछ लोग बोलते रहे, उनको परेशान नहीं करते। मैं रवीश दोनों विदेश जा रहे थे, मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि आकार पटेल को तुम दिया, मुझको भी जो है जरूर पक्का है ये कहेंगे किसी न किसी कारण से कि आप
न जाए। लेकिन हम लोग तो गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो कहेंगे देखिए आज़ादी है ना आपको, ये तो कई जगहों पे कहते हैं ना कि काला टीका लगा के रखें ताकि नजर न लगे। तो कुछ लोगों को छोड़ रखा है, वो बोलते हैं, लेकिन मोटे तौर पे ये बात है कि आज़ादी नहीं है। और जिन लोगों पे मुकदमे चलाए गए हैं, मतलब आपको पता है कि जुबैर के साथ क्या हुआ, उनको जेल में ठूस दिया, और पता नहीं कहाँ से कौन कौन से बिल्कुल बेनामी किस्म की एक शिकायत लेके कोई आया, उस बेनामी शिकायत को जिसको कहीं पर भी कानून एंटरटेन नहीं किया जा सकता है, उस पर पुलिस ने कार्रवाई कर ली, उसको अदालत ने उसको छोड़ा है। ये तो अदालतें हमारी, हालांकि दुर्भाग्य से उनका भी हाल बहुत बुरा है। और बस आप जानते हैं कि क्या चीजें किस दिन से हो रही है। मतलब एक ही तरह के जितने खंभे लोकतंत्र के हैं, कहीं ना कहीं सब में कुछ न कुछ चूल हिलाने की कोशिश है। लेकिन कई जगहों पर ऐसे साहसी जज अभी भी आते हैं जिन्होंने ये फैसला किया और जुबैर को छोड़ा गया, वरना उसके ऊपर जो मुकदमा था बिल्कुल, क्योंकि वो फैक्ट चेक के नाम पे सारे उस झूठ को और उन षड्यंत्रों को उजागर कर रहा था, जो करना चाहिए। पर अब आखिर अंत में मेरा कहना ये है कि आपने जो कहा कि अखबारों के हाल खराब हैं, ये सब ठीक है, टीवी के भी खराब है। फिर नया माध्यम हमको अचानक सामने मिल गया सोशल मीडिया का, जिसमें आप अपनी बात कह सकते हैं। और सोशल मीडिया पे पत्रकारिता भी हो सकती है, जो यूट्यूब के जरिए या पोर्टल्स के जरिए हो, वो पत्रकारिता तो वही है। बाकी तो आप अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, उसके जरिए भी सच सामने आता है और झूठ से लड़ने की कम से कम एक स्पेस जो है वो सामने आई है। लेकिन लोग बोले, मेरा मानना ये है कि अभी जैसे ट्विटर पे फिर भी एक उत्तेजना बनी हुई है राजनीतिक, लेकिन फेसबुक में तो बच्चों की तस्वीरें लगा रहे हैं, शादी के 25 साल हो गए और बच्चे खेल रहे हैं, तो वो सब उसी में। तो जो मैं कह रहा था कि किस तरह का समाज है, जिस समाज में राजनीतिक चेतना खत्म हो गई, बातचीत खत्म हो गई, संवाद खत्म हो गया, सोचना भी एक बोझ लगने लगा, तो एक कुंद समाज जो है वो बन रहा है। फिक्र उसकी करनी चाहिए। दोस्तों एक मिनट, I want to ask one single question. Considering सवाल हम सब लोगों के दिमाग में, very small question. एक मिनट, कुछ कायदा मानना पड़ेगा हमको। सवाल हम सब लोगों के दिमाग में बहुत है, आपके में भी बहुत है। आप सब लोग जो आए, माफी चाहता हूं मैं, और मेरे दिल में भी बहुत है, लेकिन समय की भी सीमा होती है। आप सब लोगों से माफी चाहते हुए और इजाजत लेते हुए मैं जो मेरा जिम्मा था वो आगे पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और आपने जो आज सपोर्ट किया, भारत सेवा संस्थान ऐसे आयोजन अलग अलग पहले भी करता रहा, लेकिन ये आयोजन अपनी तरह का अलग था जो बाफना साहब ने किया। और जब बाहर हम शाम को बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि यार ये अपन अच्छा शुरू किया है, विनय जी साहब थे, प्रदीप जी थे, सब लोग, कि हम इस सिलसिले को आगे ले जाते हैं। तो आज जो सवाल बचेंगे उन लोगों को अगली मीटिंग में प्रायोरिटी से सवाल करने की छूट होगी। माफी चाहते हुए एक बात कहता हूं जो आप सब लोगों के लिए नहीं है, वो आप सब लोगों पर लागू नहीं है, लेकिन राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, समर शेष है नहीं पाप का बाकी केवल व्याज, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो हम लोग मुखर हैं, जो लोग तटस्थ हैं, जो लोग चुप हैं, हम सब मिलकर के कोशिश करें कि सच के लिए लड़ने का साहस सब लोग जुटा पाए। फैजान साहब और उनको मेरी तरफ से धन्यवाद देते हुए मैं माइक जो विषय जोशी को देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ओम थानवी जी, डॉक्टर फैजान मुस्तफा जी और श्री गोविंद चतुर्वेदी जी। सचमुच समय की अपनी सीमा है, 8 बजे का समय था, हम 25 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि कितनी हंसी हो रात ढलती जरूर है, इन सितारों को आंखों में महफूज रखिए, बहुत देर तक रात की रात होगी। लेकिन एक औपचारिक आभार प्रदर्शन आवश्यक है। एल.डी. शर्मा जी, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, आप ट्रेजरर हैं भारत सेवा संस्थान के, आप सभी का औपचारिक आभार प्रदर्शन।
संस्थान की ओर से मैं आपसे विदा लूंगी। डॉक्टर ज्योति जोशी। जय भारत, जय हिंद। इंटरनेशनल प्रेस डे के ऊपर राजधानी जयपुर के अंदर आज एक बेहतरीन सेमिनार आयोजित किया गया। फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। इस कार्यक्रम के अंदर जो राजस्थान में जो पत्रकारिता इंस्टीट्यूट है उसके पूर्व कुलपति ओम थानवी जी और हैदराबाद की नलसार इंस्टीट्यूट के पूर्व कुलपति और भारत के जाने माने विधिवेत्ता डॉक्टर फैजान मुस्तफ़ा साहब, ये इसमें मुख्य वक्ता के तौर पे इसमें शरीक हुए और एक बेहतरीन कार्यक्रम राजधानी जयपुर में आयोजित हुआ, जिसके अंदर प्रत्येक प्रेस की जो स्वतंत्रता के जो समर्थक लोग थे, चाहे वो बुद्धिजीवी हों, कवि हों, शायर हों, पत्रकार हों या पॉलिटिशियन हों, वो इसमें शरीक हुए और एक बेहतरीन किस्म का कार्यक्रम राजधानी जयपुर में हुआ। और उसमें जो पूरी जो रिपोर्ट थी और उसमें जो क्वेश्चन हुए, ख़ास तौर से फैजान मुस्तफ़ा साहब से और ओम थानवी जी से, वो पूरे क्वेश्चन हैं उसको बारीकी से सुना गया, उनका बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया गया और अभी ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त हुआ है और 3 मई को रात को जय हिंद, जय भारत।